सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों अपनी बात चल रही थी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर की बात कर रही थी, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए हैं। जिसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी कि सेल साइकिल में कितनी फेज है। मैंने बताया था आपको कि सेल साइकिल में 2 फेज आती है, एक इंटरफेज आती है, दूसरी एम फेज आती है। ठीक है, तो इंटरफेज की अपनों ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी और ये 3 भागों में डिवाइडेड थी, G1, G2 और G3। और लेक्चर के लास्ट में आते आते हमने देखा था कि जी नोट के बारे में, और जी नोट सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, उसमें सेल उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है परंतु डिवाइड नहीं करती है। ये बात है बच्चों जी नोट फेज की। और लास्ट में मैंने बताया था कि प्लांट सेल में तो जो माइटोसिस है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड यानी कि अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में होता है, जबकि एनिमल सेल के केवल और केवल डिप्लॉइड सेल में समसूत्री विभाजन होता है। ये बात अपनों ने लास्ट में देख लिया था। अब आज हमारे सामने एम फेज है बच्चों, यानी कि पूर्ण नाम हो गया इसका समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन है, यानी कि एक सेल कितने में डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ बातें हैं एम फेज की जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता भी दी है। जिसमें पहली फेज यानी कि पहला इसका करैक्टर है कि यह एक छोटी अवधि, छोटी प्रवस्था है, छोटी अवधि की प्रवस्था है, ऐसे लिख लो, छोटी अवधि की प्रवस्था है, छोटी अवधि की प्रवस्था है। अब देखो छोटी अवधि की प्रवस्था है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो अवधि है जो सेल साइकिल की केवल और केवल 5% है। ठीक है, इसका मतलब हो गया 95% कौन कवर करती है, अपने पास इंटरफेज होती है वो कवर करती है। ठीक है, इसकी अवधि होगी 5%। और देखिए क्या कहते हैं, इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल का मतलब समझो, जिसमें बराबर रहे। ठीक है, इसे इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है विभाजन भी कहते हैं। अब इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो एम फेज है यानी कि माइटोसिस डिवीज़न है, इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं क्योंकि इसमें सुनिएगा ध्यान से, इसमें पेरेंट बोले तो पैतृक कोशिका, पेरेंट सेल एंड डॉटर बोले तो पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम बोले तो गुणसूत्र, क्रोमोजोम एवं डीएनए की मात्रा सेम रहती है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, अभी मैं बताऊंगा आपको प्रूफ करके कि क्रोमोजोम की संख्या और डीएनए की मात्रा सेम रहती है डॉटर सेल और पेरेंट सेल में, इसलिए एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। समझ गए। मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। अब क्यों कहा मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, क्योंकि देखो बच्चों ये बात कर रहे हैं अपने ह्यूमन सेल की। अब ह्यूमन सेल में क्या होता है कि जो सेल साइकिल है वो 1 घंटे का होता है। ठीक है, अब 1 घंटे में सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एम फेज क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। ठीक है, अब देखो एम फेज है क्या अपने पास बच्चों, एम फेज को डिवाइड कर देते हैं 2 फेज में, आगे 2 फेज में डिवाइड कर दिया है। एक तो मैंने कहा कि अपने पास एक एम फेज को एक तो कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। ध्यान से सुने बच्चों शब्दों को। ठीक है, एम फेज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो कैरियोकाइनेसिस आगे फिर
4 फेज में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला हो जाएगा अपने पास प्रोफेज, क्या नाम है, प्रोफेज। दूसरा मैंने कहा मेटाफेज, क्या कहते हो बच्चों, मेटाफेज। और तीसरा मैंने कहा एनाफेज, एनाफेज कहते हैं। और फोर्थ मैंने कहा टीलोफेज। यानी कि कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू अगेन 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों में सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी है, लॉन्गेस्ट, इन चारों में लॉन्गेस्ट फेज हो जाएगी प्रोफेज, और सबसे शॉर्ट फेज कौन सी हो जाएगी, एनाफेज। तो मैंने कहा ये कौन हो जाएगी, शॉर्ट फेज। ठीक है, शॉर्ट फेज हो जाएगी अपने पास। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन चारों का जो फेज कैसे याद करोगे, कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है, तो आपको ध्यान रखना है पेटमा। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये पी से प्रोफेज, और प्रोफेज क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है। क्या है बच्चों, लॉन्गेस्ट फेज है, फेज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट फेज हो जाएगी, एनाफेज शॉर्ट फेज हो जाएगी। इसी प्रकार से अपने पास साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा बच्चों, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। क्लियर है बात। अब देखो, जब साइटोकाइनेसिस एंड होगा तो कैरियोकाइनेसिस भी खत्म हो जाएगा और एम्फेज भी खत्म हो जाएगा। यानी कि साइटोकाइनेसिस का खत्म होना एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस है। क्योंकि सुनिएगा ध्यान से, कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा उसके बाद क्या चलेगा, साइटोकाइनेसिस। एक्चुअल में होता क्या है कि जब सेल टीलोफेज में होता है उसी दौरान साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब टीलोफेज खत्म होगी उधर से साइटोकाइनेसिस भी खत्म होगा, और जब साइटोकाइनेसिस खत्म हो गया इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस और एंड ऑफ माइटोसिस, दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एम फेज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने के बाद सेल 1 से 2 हो जाएगी। क्लियर है बात। तो आगे चलिएगा। अब देखो अपने पास एम फेज हो गई। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अब ये मेरे पास पहले देखिए पेरेंट सेल है, फिर एक सेल है जो G1 में है, फिर एक सेल है एस फेज में है, और एक सेल है G2 में है। अब देखो एम फेज हो गई है तो मैं बार बार बोलूँगा इस फेज में इतना DNA है, इस फेज में इतना क्रोमोजोम है, इस फेज में इतना क्रोमेटिड है, वो इसी के आधार पर बोला जाएगा। ठीक है, कि अपने पास एक सेल है जो अब किस में प्रवेश करेगी, आगे चलकर G2 के बाद प्रोफेज में प्रवेश करेगी। तो उसमें देखते हैं क्रोमोजोम का नंबर। पहला पॉइंट है कि एक सेल जो डिवाइड करेगी उसमें क्रोमोजोम का नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट सेल में क्रोमोजोम का नंबर कितना है बच्चों, 2। तो G2 में कितना है क्रोमोजोम, 1, 2। तो मैंने कहा 2 क्रोमोजोम है। ठीक है, इसमें कितना क्रोमोजोम है, 1 क्रोमोजोम, दूसरा क्रोमोजोम, तो मैंने कहा 2। ठीक है, और G2 में क्रोमोजोम का नंबर 1 क्रोमोजोम, 2 क्रोमोजोम, इसमें भी 2 क्रोमोजोम है। यानी कि क्रोमोजोम का नंबर तो कभी बदला ही नहीं। बिल्कुल सही बात है कि डॉटर सेल से लेकर पेरेंट सेल से लेकर डॉटर सेल तक क्रोमोजोम का नंबर नहीं बदलता है। अब बात करते हैं कि एक क्रोमोजोम में क्रोमेटिड की संख्या की बात करते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों कि अपने पास ये क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम, यानी कि 2 क्रोमोजोम, परंतु कितने क्रोमेटिड वाला, 1 क्रोमेटिड वाला। तो क्रोमेटिड का नंबर कितना हो गया बच्चों, अपने पास यहाँ पर 2 क्रोमोजोम है तो क्रोमेटिड कितना हो गया, 2, 1 है ना, तो 2। क्लियर है, 1 क्रोमेटिड ये रहा, 1 क्रोमेटिड ये रहा, तो कुल मिलाकर 2 क्रोमोजोम के पास 2 क्रोमेटिड है। इट मीन्स एक क्रोमोजोम के पास 1 क्रोमेटिड है। ठीक है, यहाँ पर एक क्रोमोजोम 1 क्रोमेटिड वाला है। अब आगे इसमें भी सेम है तो 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो, अब ये क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम को देखो, ये कंप्लीट एक क्रोमोजोम है और एक क्रोमोजोम ये रहा, कुल मिलाकर 2 क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का नंबर 2 है। क्रोमेटिड की बात करते हैं, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, यानी कि एक क्रोमोजोम के पास 2 क्रोमेटिड, तो 2 क्रोमोजोम के पास 4 क्रोमेटिड, तो मैंने लिखा 4, तो ऐसा ही यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेटिड का नंबर दुगना हो गया एस फेज में, वही क्या रहेगा G2 में, वही क्या रहेगा प्रोफेज में। ठीक है, अब देखो इधर पॉइंट, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल, सेल में टोटल डीएनए का बात करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 2C है, ठीक है, पेरेंट सेल में 2C है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास 2C सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्रोमेटिड का भी नंबर दुगना हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, दुगना रहेगा। समझ गए हो ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि दुगना हो जाता है। ये देखो दुगना हुआ कि नहीं हुआ, क्रोमेटिड का नंबर भी दुगना हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो चलते हैं, ये बात समझ में आ गई, यही कॉन्सेप्ट अब आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिएगा आगे। अब देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्रोमेटिन है, ये क्या है, क्रोमेटिन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटिन और क्रोमोजोम में क्या अंतर है, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम में क्या अंतर है। क्रोमेटिन संघनन करके क्या बनाएगी, क्रोमोजोम बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों, क्रोमोजोम बनाएगी। कंडेंसेशन करके क्या बनाएगी, क्रोमोजोम, और लास्ट में यही क्रोमोजोम डी कंडेंसेशन करके क्रोमेटिन में बदल जाएगा। ठीक है, डी कंडेंसेशन, और संघनन को बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी कि ये अपने पास क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन में अगर मैं बात करूं, डीएनए की लंबाई, डीएनए की लंबाई है तो दोनों डीएनए ही, ठीक है, वो इनकी लंबाई में अंतर है। देखो अपने पास क्रोमेटिन है, इसमें डीएनए की लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होती है, तो मैंने लिखा ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए की लंबाई कम होती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये डीएनए है, क्रोमेटिन ये है, ठीक है, और क्रोमोजोम ये है बच्चों। अब देख पा रहे हो आप इस प्रकार से, यानी कि इसमें जो कोइल्स, ये कोइल्स हैं, इन कोइल्स का नंबर, यहाँ पर कोइल्स की संख्या क्रोमेटिन में क्या होती है बच्चों, कम होती है, कोइल्स की संख्या कम होती है, और यहाँ पर क्या होती है, कोइल्स की संख्या ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा हो गई तो अपने पास यानी कि ह्यूमन में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, उसको अब पैक करना है छोटे से न्यूक्लियस में, तो डीएनए है जो रस्सी है, एक प्रकार का क्या है, ये रस्सी तो है, इसमें ज़्यादा अगर अपने कोइल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर कोइल्स का नंबर कम है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने कहा ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये लॉन्ग है तो ये क्या हो जाएगा, पतला, थिन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ये उलझा हुआ है, तो मैंने लिखा टेंगल्ड लिख दो, चाहे उलझा हुआ लिख दो, हिंदी वाली उलझा, उलझा हुआ डीएनए। ये फिर क्या हो जाएगा, सुलझा हुआ, ये हो जाएगा सुलझा हुआ डीएनए। क्लियर है। अब ये कहाँ पर दिखता है, ये दिखता है अपने को अर्ली प्रोफेज में, समझ गए, अर्ली प्रोफेज में। ये कहाँ पर दिखेगा बच्चों, लेट प्रोफेज में, यानी कि शुरुआती दौर में हमारे पास यानी कि सेल के पास क्रोमेटिन होता है, और क्रोमेटिन प्रोफेज में संघनन होकर किसमें बदल जाएगा, क्रोमोजोम में बदलेगा, और ये पूरी प्रोफेज के दौरान संघनन चलता रहता है। ठीक है, अब देखो अपने पास फेज है प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, ये मैंने कहा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में होता है अपने पास सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, ये मैंने कहा सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल
ऑर्गेनेल्स। क्लियर है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और ये मैंने कहा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम, तो ये क्रोमोजोम है। क्या है बच्चों, ये क्रोमोजोम है, जो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये भी क्रोमेटिन की फॉर्म में है, ये हो गई क्रोमोजोम, ठीक है, ये क्रोमोजोम। अब ये अर्ली प्रोफेज में ऐसा होता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में कोशिकांग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर क्या है, क्रोमोजोम दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास क्या है, दो दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमोजोम के पास दो क्रोमेटिड है। अब लेट प्रोफेज में जाते जाते क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो गई है, अब मैंने सीधा दिखाया है ये क्रोमोजोम है। अब देखो ये क्रोमोजोम है। अब वही बात पीछे वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे ये डायग्राम, अब ये कंडीशन है, ये दो क्रोमोजोम देखो वही है क्या नहीं है, ये दो क्रोमोजोम। अब यहीं से बात चलेगी। अब देखो ये दो क्रोमोजोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है, तो क्रोमोजोम आ गए हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे ना, फ्यूचर में आगे आ जाएंगे। और क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाता है इस प्रकार से एस्ट्रल रेज। क्या बन जाती है, ये बन गई एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज बन जाती है। और ये बन गए ट्यूबुलिन प्रोटीन के स्पिंडल फाइबर। ये क्या बन गए बच्चों, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए तरकु तंतु। ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर को हिंदी में क्या कहते हो, तरकु तंतु, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्म में बने होते हैं। ये देखो ट्यूबुलिन प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखो प्रोफेज में हुआ क्या, कैसे याद करना है। पहले देखो क्रोमोजोम की प्रकृति कैसी है, अर्ली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में। पर अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन के रूप में होता है, क्रोमेटिन के रूप में होता है। तो मैं कहूँगा कोइल्स का नंबर क्या है, कोइल्स का नंबर ज़्यादा है कि नहीं है। अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन दिखता है तो क्रोमेटिन की बातें लिखेंगे। और कैसा है, उलझा हुआ, और कैसा है, उलझा हुआ। और कैसा है, पतला है बेचारा, थिन है, ठीक है, लॉन्ग है। ये बातें ध्यान होना चाहिए। जस्ट उल्टा लेट प्रोफेज में कोइल्स का नंबर, सॉरी यहाँ कम होगा, यहाँ होगा कोइल्स का नंबर ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, सुलझा हुआ और थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिखेगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्रोमोजोम की विजिबिलिटी, यहाँ पर क्या है बच्चों, विजिबिलिटी कम है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ज़्यादा है। आप ध्यान से देखो डायग्राम को देखो। अब क्रोमोजोम यहाँ अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर क्रोमोजोम दिखाई दे रहे हैं, दो क्रोमेटिड, बीच में सेंट्रोमियर है यहाँ पर, तो विजिबिलिटी लेट प्रोफेज में ज़्यादा होती है। संघनन का प्रारंभ कहाँ पर होता है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो मैंने कहा प्रारंभ यहाँ पर होता है, और यहाँ पर प्रारंभ चलता रहता है, संघनन प्रारंभ ही रहता है। यहाँ पर क्या होता है, शुरू होता है अर्ली प्रोफेज में, और यहाँ पर कंटिन्यू रहता है ना, कंटिन्यू, यानी कि प्रारंभ तो हो गया, रुका नहीं है, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, परंतु वो अभी तक रुका नहीं है, लगातार चल रहा है। संघनन खत्म होता है जाके मेटाफेज में। ध्यान रखना, एस्ट्रल रेज का बनना कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, ठीक है, यानी कि लेट प्रोफेज में बना है, ठीक है। तरकु तंतु का निर्माण कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो इनमें नहीं हुआ है। तरकु तंतु का निर्माण लेट प्रोफेज में हुआ है। अब देखो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या करता है, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है। वो करता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या कहता है, विपरीत, ध्यान से देखो क्या लिखा है, विपरीत ध्रुवों की ओर गति प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, ठीक है। और यहाँ पर पहुँच जाता है, पहुँच
जाता है। कहाँ पर? विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाता है। यानी कि ये जो सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं, ये अपने पास एक्चुअल में क्या है? सेंट्रियोल है। ठीक है, ये सेंट्रियोल कहाँ पर पहुंच गए हैं? विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच गए हैं। क्लियर है? यहाँ तो था ही नहीं, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट करता है, मतलब कि अपने पास यहाँ पे होता है, परंतु पहुँचता कहाँ पर है? लेट प्रोफेज में। ठीक है, तो पहुँच जाता है, इसका मतलब स्टार्ट कहाँ किया होगा? अर्ली प्रोफेज में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है अपने पास? गायब होना शुरू। ये गायब होना कहाँ पे होते हैं? यहाँ पर होते हैं, लेट प्रोफेज में गायब होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहाँ पर गायब होती है? लेट प्रोफेज में होती है। कई बार बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पर गायब होते हैं? तो बताना है लेट प्रोफेज में। कहाँ पर होते हैं बच्चों? लेट प्रोफेज में। अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, नोट लगा के लिखना है कि लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज की लास्ट घटना क्या है? प्रोफेज की अंतिम घटना क्या है? तो अपने को क्या बोलना है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना क्या है? प्रोफेज की अंतिम घटना है। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? मेटाफेज। ध्यान रखना बच्चों, प्रोफेज की अंतिम घटना मेटाफेज की पहली घटना होगी। इस बात को ध्यान रखना कि प्रोफेज की अंतिम घटना ही तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, मेटाफेज की प्रथम घटना होगी। ठीक है, अब एक नोट लगा के, एक होती है अपने पास, एक नोट तो ये रहा, दूसरा नोट ये रहा। एक होती है अपने पास प्लांट सेल, या फिर मैं कहूँ एनिमल सेल। एनिमल सेल्स है ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। अपने भी किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा एम्फी एस्ट्रल कंडीशन है। एम्फी एस्ट्रल कंडीशन है। एम्फी का मतलब है दो अस्टर बनते हैं। दो अस्टर बने हैं, ये देखो दो अस्टर, एक अस्टर ये रहा, एक अस्टर ये रहा, तो कितने अस्टर हो गए? दो अस्टर हो गए। ठीक है, दो अस्टर हो गए, तो मैंने कहा एम्फी अस्टर। और दूसरा मैं कहता हूँ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों? अस्टर बनता ही नहीं है, डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड। तो मैंने कहा इसे कहूँगा एन एस्ट्रल, यानी कि यहाँ पर तो अस्टर बनता ही नहीं है। नो अस्टर फॉर्म, नो अस्टर फॉर्म, यहाँ पर अस्टर बनता ही नहीं है। तो मैंने कहा यह तो एन अस्टल कंडीशन होती है। पूछा जा सकता है कि एनिमल सेल अस्टल है, एम्फी अस्टल है, या फिर एन अस्टल है। तो आप क्या बताओगे बच्चों? एम्फी अस्टल कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रोफेज की बातें हो गई, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बच्चों बातें और भी करेंगे पर अगली क्लास में। ध्यान रहिए, चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है और क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो मैं आशा ये भी करता हूँ कि आप साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होंगे, ताकि आपको अच्छे से बातें समझ में आए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करें और उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।